वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द अर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द अर्थ चैप्टर में महत्वपूर्ण बातें यह है कि यह चैप्टर हमें जिंदगी के पाठ भी सिखाती है। इसमें अधिकतर बातें हमें यह सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी काम आएगी अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तब। अब स्टार्ट करते। सबसे पहले लेखक के परिचय और इस कहानी में क्या कहना चाहता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं H.E. बीट्स के बारे में, जो इसके राइटर है H.E. बीट्स, यानी कि इनका जन्म 1905 को और डेथ 1974 को हो गई थी। बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड। सेंट्रल इंग्लैंड मतलब होता है जो इंग्लैंड के बीचों बीच शहर, जो नॉर्थहैम्पटन था। अब इसका नाम चेंज हो गया नॉर्थहैम्पटन का, इसका नाम कुछ और हो गया। वाज वेल एज acquainted with the English countryside। वे इंग्लिश कंट्री साइड से वे अवगत थे। स्पेशली द peasants who lived there, जहाँ पर किसान रहते थे या देहाती रहते थे वहाँ पर उनसे वे लगाव हो गया। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, वे एक लघु कथाकार के रूप में भी जाने जाते, जो छोटा कहानी लिखते हुए उसके नाम से भी जाने जाते। ही वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ जर्नलिस्ट, यानी कि वे पत्रकार के लिए भी कुछ समय तक काम किए। हीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, मतलब उनका पहला जो लिखा हुआ प्रकाशित 21 वर्ष के उम्र में ही हो गया था। ही रॉट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर, वे अपने जो छोटा स्टोरी लिखे, जो राइटिंग लिखे, मतलब कहानी लिखे, वे बेस्ड ऑन मतलब एयरफोर्स के बारे में, एयरमैन के बारे में लिखे, उसके एडवेंचर यानी कि अभियान के बारे में लिखे, क्योंकि वे उनके पास रॉयल एयरफोर्स का एक्सपीरियंस था। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका जो महत्वपूर्ण कृतियाँ थी वे है फेयर स्टूड, द वाइंड ऑफ फ्रांस जो कि 1944 में लिखे, द पर्पल प्लेन 1947 को लिखे, द जैकरांडा ट्री 1949 में लिखे, द स्कारलेट स्वॉर्ड्स 1951 में लिखे, एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 को। ये इनके द्वारा वर्क है, यानी कि जो लिखे हुए ही चीज़ है। इसमें यह तो हमें एक तरह से रटना ही पड़ता है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ्स, जो यहाँ पर प्रस्तुत है जो कहानी द अर्थ यानी कि पृथ्वी या ज़मीन, शेयर इन द इंग्लिश कंट्री साइड, इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन। यह उन्हीं के कंट्री साइड में जो जॉनसन किसान का नाम थे और उसके बेटा जो बेंजी है, बेंजी एक सिंपल माइंडेड पर्सन है, वह साधारण सोच वाला आदमी है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट द लेजीनेस, यानी कि यह जो स्टोरी है वह लेजीनेस को दर्शाता है। बियर ऑफ द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के वह बात को टालते जाता है, एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, और अपने आप को सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थी वे बनते जाता है, एंड कनिंग्स ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम व्हेन फ्रॉम देयर होम, और वे अपने सिंपल माइंडेड के कारण और धूर्त यानी कि कपटी होने के कारण वे फाइनली ड्राइव देम अवे फ्रॉम देयर होम, वे अपने घर से निकल जाते हैं अपने पिता को छोड़कर। किस तरह से अभी यह कहानी में अच्छा तरह से समझ में आएगा। अभी तक जितना पढ़े उसका इंग्लिश कुछ इस तरह से है। H.E. बीट्स का जन्म 1905 को हुआ था और 1974 को मृत्यु हो गई थी। मध्य इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन में पैदा हुए थे। अच्छी तरह से अंग्रेजी देश के साथ, विशेष रूप से वहाँ रहने वाले किसानों से विचलित थे। एक प्रसिद्ध लघु कथाकार, उन्होंने कुछ समय के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया। उनका पहला उपन्यास
तब प्रकाशित हुआ था जब वह केवल 21 वर्ष के थे। उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में अपने अनुभवों के आधार पर एयरमैन और उनके कारनामों के बारे में कई छोटी कहानियाँ लिखी। अपने अनुभवों के आधार पर एयरमैन और उनके कारनामों के बारे में कई छोटी कहानियाँ लिखी। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में फ्रांस के लिए फेयर स्टूड द विंड्स, द पर्पल प्लेन, द जैकरांडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड्स, ये सभी डेट लिखा हुआ है। और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई 1958 की वर्तमान लघु कहानी शामिल है। अंग्रेजी देहात में स्थित द अर्थ एक किसान जॉनसन और उनके बेटे बेंजी के बारे में है, जो एक साधारण दिमाग के व्यक्ति प्रतीत होते हैं। इस कहानी में माता पिता के आलस्य और उनके सरल बेटे के बढ़ते स्वार्थ और चालाकी को दर्शाया गया है। उन्हें उनके घर से भगा देता है। यह इस तरह से स्टार्ट होता है कहानी। कुछ वर्क यहाँ पर डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट है स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करने वाला है। सबसे फर्स्ट है हाउ इज़ योर फैमिली इम्पोर्टेंट टू यू, यानी कि आपके परिवार किस तरह से महत्वपूर्ण है। आप फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप कभी किसी दिन करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आता है इसमें आराम से चर्चा डिस्कस करने में, ऐसा बात। सेकेंड है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स टुवार्ड देयर चिल्ड्रेन, मतलब माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है अपने जो बच्चे होते हैं उसके प्रति। इस पर चर्चा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अकेले हूँ इसलिए चर्चा मैं अकेले नहीं कर सकता। सही। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रेन टुवार्ड द पेरेंट्स, और यहाँ पर फिर बच्चों की जिम्मेदारी पेरेंट्स के प्रति क्या होनी चाहिए। इस पर भी डिस्कस तो अकेले मुझसे नहीं होगा, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा चर्चा करता हूँ। अब आते हैं चैप्टर में। फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ का डायरेक्ट हिंदी यहाँ नीचे में पढ़ दूंगा। All that the Johnson had was the earth. Very often it seemed as if it were all they had ever had. Second, it was true that they also had possessions, a plow, a two-wheeled cart, tools, a bonny brown mare which slowly dragged the plough and the cart about their rough 4-acre plot. But without the earth, these things were useless. It was true that they also had a son. पृथ्वी कहानी है। जॉनसन के पास पृथ्वी थी। वे एक किसान थे। बहुत बार ऐसा लगता था कि यह सब वे कभी थे। यह सच था कि उनके पास भी एक सामान था, एक हल, 2 पहिए वाली गाड़ी, औजार, एक भूरे रंग की घोड़ी जो धीरे धीरे हल और गाड़ी को उनके 4 एकड़ के भूखंड के बारे में घसीटता था। लेकिन धरती के बिना ये चीज़ें बेकार थे। यह सच था कि उनका एक बेटा भी था। यह कहानी आप आराम से सुनते जाइए, बहुत ही आपको इंजॉयफुल लगेगा। थर्ड है स्टेंजा। The Johnson's son was named Benji, and it was more than 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head. It was not that he was insane or imbecile, or even that he could not read and write and count figures, but only that he was simple, not quite like other people. And because he was their only son, the Johnson had spent money
Years being a little too kind, too anxious, and too sacrificial toward him, so that he had grown up to seem worse in their eyes than he really was. Benji had the large, loose limbs that often belongs to the simple-minded, and the fair hair on his face. He had the look of being a simple-hearted man as well as a simple-minded man. His eyes were blue, and all day long he had a simple smile on his face, but somewhere behind the blue eyes, the simple smile, and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. पूरा कहानी इस प्रकार होगा। जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था और यह उन लोगों से 30 साल से अधिक का था। इस विचार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि वह अपने सिर में ठीक नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह पागल या असभ्य था, यहाँ तक कि वह पढ़ और लिख नहीं सकता था और आंकड़े गिन सकता था, लेकिन केवल यह कि वह सरल था, अन्य लोगों की तरह बिल्कुल नहीं। और क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था, जॉनसन ने कई साल थोड़े बहुत दयालु होने, व्यग्र होने और उसके प्रति त्याग करने में बिताए थे, ताकि वह वास्तव में उसकी तुलना में उनकी आंखों में बदतर दिखने के लिए बड़ा हो गया था। बेंजी के बड़े ढीले अंग थे, जो अक्सर साधारण दिमाग के होते थे, और उसके चेहरे पर अच्छे बाल थे। उनके पास एक सरल दीन आदमी होने के साथ साथ एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति भी था। उसकी आंखें नीली थी और दिन भर उसके चेहरे पर एक सरल मुस्कान थी, लेकिन कहीं कहीं नीली आंखों के पीछे साधारण मुस्कान और मुलायम बाल उनकी सादगी धीरे धीरे एक प्रकार की चालाक बन गई लगती थी। फोर्थ है, इट वॉज मोर देन 30 years since द जॉनसन realizing that he was not quite like others, had taken Benji to a doctor. This doctor had persuaded them good if they have him something to do, some occupation which would help his development. It would help a great Akal if they have him a special interest to feed his sense of responsibility. You are people on the land, the doctor said. Let him keep hens. यानी कि जॉनसन को 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया था, यह महसूस करते हुए कि वह काफ़ी पसंद नहीं थे। अन्य बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गए थे। यहाँ पर बेंजी एक किसान के बेटा है और जॉनसन उनके बेटे का बाप है। जॉनसन मतलब किसान है। बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले गए थे। इस डॉक्टर ने उन्हें समझा दिया था कि उन्हें ऐसे हित की ज़रूरत है जो उनके दिमाग को मजबूत करे। यह अच्छा होगा कि यदि वे उसे करने के लिए कुछ पेशा करने के लिए जो उनके विकास में मदद करेंगे की ओर इशारा करते। डॉक्टर ने कहा, अगर आप लोग ज़मीन पर हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद मिलेगी। अगर वे उसे एक खास दिलचस्पी देते हैं तो यह बहुत अच्छा काम करेगा। फिफ्थ है, सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेंस and what the earth was to his mother and father, the hens were to Benji. They were almost all he had from school, cut off by his simplicity from other children.
Benji went straight home to his hens, which he kept in a wire coop that his father had had at the back of the house. At first off kept 10 or a dozen hens, all colors and breeds, brown and speckled and black and white, and the coop was small. He fed the hens simply on scraps from the table, seeded cabbage strung from the wire, a little maize, and on calm ears which he gleaned in the late summer from his father's acre of stubble. It is possible that a hen, being a simple creature, thrives based on simple treatment. Benji understands the first and last thing about a hen, that it exists for the purpose of laying eggs. In those days, this simple process had not become scientific, nor had it become highly complicated and commercialized. Eggs were cheap, hence mysteriously packed nourishment of the bare earth. They sat in a homemade nesting box on straw and laid the eggs expected of them. इसलिए कई वर्षों तक बेंजी ने मुर्गियों पाल रखी थी, और उसकी माँ और पिता के लिए पृथ्वी क्या थी वे बेंजियों के पास थे। वे लगभग सभी उसके पास थे। जब वह स्कूल से आया तो अन्य बच्चों से अपनी सादगी से कट गया। बेंजी सीधे अपने मुर्गे को घर गया जिसे उसने एक तार कॉप में रखा था जो उसके पिता के पास था। घर के पीछे अडूसा। सबसे पहले उन्होंने 10 या 1 दर्जन मुर्गियां, सभी रंग और नस्लें, भूरी और धब्बेदार, काली और सफ़ेद रखी, और कॉप छोटा था। उसने मुर्गियों को बस टेबल से खुरचने पर खिलाया। तार से फंसी हुई कैबेज, थोड़ा मक्का और कॉप कानों पर जो उसने अपने पिता के मल के एकड़ से देर से गर्मियों में देखा। यह संभव है कि मुर्गी एक साधारण प्राणी होने के नाते सरल संधि पर सबसे अच्छा संपन्न होता है। बेंजी एक मुर्गी के बारे में पहली और आखिरी बात समझता है। यह अंडे देने के उद्देश्य से मौजूद है। उन दिनों यह सरल प्रक्रिया वैज्ञानिक नहीं बन गई थी, नहीं यह अत्यधिक जटिल और व्यावसायिक बन गया था। अंडे सस्ते थे। मुर्गियां रहस्यमय तरीके से नंगी धरती से पोषित होती थी। वे पुआल पर घर में बने में नेस्टिंग बॉक्स में बैठ गए और उनसे उम्मीद के मुताबिक अंडे दिए। 6th है पैराग्राफ। Benji understood another thing about the business of hens, and that was the eggs could be sold to callers at the back door of their house in scores and half score and fivers, and the money from these eggs was put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. The basin was beyond Benji's reach, but one day his mother would tell him, "The money will be yours. You understand? Your father and me are going to save the money. When there's enough, we shall put it in the bank. The bank will give interest on it, and then one day, when you are 21, it will be yours." Be right. It will all be yours, and you can do what you like with it. Do you understand?
and Benji would simply smile at his mother and say yes, he understood. बेंजी ने मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में एक और बात समझी और वह यह था कि अंडे अपने घर के पीछे दरवाजे पर स्कोर और आधे स्कोर और गोताखारों को कॉल करने के लिए बेचा जा सकता है और इन अंडों से पैसा सावधानी से रखा गया था, लगभग धार्मिक रूप से, एक बड़े सफ़ेद बेसिन में जो रसोई अलमारी के शीर्ष शेल्फ पर रखा था। बेसिन बेंजी की पहुंच से परे था, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया, पैसा तुम्हारा होगा। आप समझते हैं, आपके पिता और मैं पैसे बचाने जा रहे हैं। जब बहुत हो गया हम इसे बैंक में रख देंगे, बैंक इस पर ब्याज देगा और फिर एक दिन जब आप 21 वर्ष के हो जाएंगे तो यह आपका अधिकार होगा, यह सब आपका होगा और आप जो चाहे कर सकते हैं। क्या आप समझे? और बेंजी बस अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया और हाँ कहेगा, वह समझ गया। Benji began to keep many more hens. Soon there were more eggs than could be sold at the back doors, and by the time Benji had left school at 14, he had 40 or 50 hens and about as many laying pullets, and these were producing an average of 200 eggs a week. Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck and hawk them in Castle, the nearest town. By this time, the money no longer went into the basin but straight into the bank. Benji could read, and a year or two afterwards, he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorn separate from Rhode Islands and young from olds. This meant new coops, and at the same time Benji read that hens needed air and exercise and dry hygienic places to sleep. Benji was very strong and himself to build new house and coops for the new segregate breeds of hens. For all this he needed space, and so his father and mother gave him a strip of land running from the back of the house halfway across the fields. In this way, they gave him something more precious than they had ever given it. They gave him a piece of the earth. यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बेंजी ने कई और मुर्गियां रखना शुरू कर दिया। जल्द ही पिछले दरवाजे पर बेचा जा सकता था कि तुलना में अधिक अंडे थे, और जब तक बेंजी ने 14 पर स्कूल छोड़ दिया, जब 14 साल के हुए तो स्कूल छोड़ दिया, उसके पास 40 या 50 मुर्गियां थी, लगभग कई छर्रों के छर्रे थे और एक हफ्ते में औसतन 200 अंडे पैदा कर रहे थे। जल्द ही वह एक सप्ताह में 3 बार एक पहिया ट्रक पर अंडे की एक बड़ी टोकरी के साथ बंद हो जाता और उन्हें निकटतम शहर के केस्टर में हॉक करता। इस समय तक पैसा अब बेसिन में नहीं गया, लेकिन सीधे बैंक में चला गया। बेंजी पढ़ सकते थे और 1 या 2 साल बाद उन्होंने एक पेपर में पढ़ा कि यह बेहतर था कि मुर्गियों की
नस्लों को अलग किया जाए। व्हाइट लेग हॉर्न एवं रोड आइलैंड, ये दोनों मुर्गियाँ की प्रजाति हैं, से अलग रखा जाए और पुराने से युवा, इसका मतलब नए कॉप्स थे। और साथ ही बेंजी ने पढ़ा कि मुर्गियाँ हवा और व्यायाम और नींद के लिए सूखी स्वच्छ स्थानों की ज़रूरत है। बेंजी बहुत मजबूत था और एक साधारण सी बात को समझता था, जैसे कि लकड़ी से तार जाल करना और खुद के नए और अलग नस्लों के मुर्गी के लिए नए घर और कॉप बनाना सबके लिए। इसके लिए उन्हें स्थान की आवश्यकता थी और इसलिए उनके पिता और माता ने उन्हें घर के पीछे से चल रही भूमि की एक पट्टी दायर की। इस तरह उन्होंने उसे कुछ और कीमती दिया जो उसने पहले कभी दिया था। पहली बार बिना पूरी तरह साकारे हुए यह उन्होंने उसे पृथ्वी का एक टुकड़ा दिया। 8th है, all this time they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity in the same way they cherished हंसी लगाने दी कि इस समय वे स्वयं कठिन संघर्ष कर रहे थे और लगभग पृथ्वी के साथ व्यर्थ हो गए थे। जो मुर्गी के लिए घर बनाना चाहते थे, उनके दिमाग के पीछे एक अनमोल विश्वास था कि बेंजी एक दिन अपनी सादगी से बाहर निकलेगा। उसी तरह उन्होंने एक मुख्य विश्वास को पोषित किया कि बेंजी एक दिन अपनी गरीबी को दूर कर देगी। पृथ्वी ने उनके लिए हथेली उपज दी थी और बेंजी की तरह इसका कारण सरल था, तो कारण पृथ्वी में नहीं बल्कि स्वयं में था। अधिकांश के लिए अपने जीवन वे पसीने से विश्वास पर अधिक मूल्य डाल दिया था। 9th है, For many years Benji's father had been a local preacher, a man with quite a gift of talking. He liked not only to talk on Sundays to village congregation in a small steel chapel far out in the countryside, but he liked to talk at the small steel but he liked to talk at the back door over the field's gate in the road outside the house. He talked so much that he must have an idea that the earth, designed, created, and nourished by God, would take care of itself. While he talked, chisels, seeded, and chopped his wheat, rabbits broke in and gnawed his cabbages, storms smashed his standing corn. He struggled on like a man chained by bad luck, and while he knew that his land was poor and that Benji was a simple man, no one had ever had the need of courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence। यानी कि कई सालों तक बेंजी के पिता एक स्थानीय उपदेशक थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ था। बात कर रहे हैं, वह रविवार को न केवल बात करना पसंद करते थे बल्कि ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे मंदिरों में भी रहते थे, लेकिन वे
घर के बाहर, सड़क पर, मैदान के गेट पर, पीछे के दरवाजे पर बात करना पसंद करते थे। उन्होंने इतनी बात की कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि धरती ईश्वर द्वारा बनाया गया और घोषित किया गया है, जो उनकी देखभाल करेंगे। जब उन्होंने बात की तो थिसल ने बीज बोए और उनके गेहूं को चट कर गए। खरगोशों ने तोड़ दिया और अपनी गोभी को काट लिया। तूफानों ने उनकी खरी कौम को तोड़ दिया। वह बुरे भाग्य से जकड़े हुए व्यक्ति की तरह संघर्ष करता था, और जब तक वह जानता था कि उसकी ज़मीन खराब है और वह बेंजी एक साधारण आदमी था, किसी को भी यह बताने की आवश्यकता या साहस नहीं था कि वह खुद एक आलसी था। प्रोविडेंस में एक ट्रस्ट के साथ बहुत बड़ा आदमी। 10वां है, एंड while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs. Part of the field at the back of his father's house began. I resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feathers for a long time. Now the eggs had been too many for the wheel truck, and Benji's at regular intervals borrowed his father's horse and cart, taking eggs not only down into the town but also into market. All the time Benji wore the simple smile of a simple-hearted man on his face, and all the time the money went religiously into the bank in his name. मतलब, और जब उसके पिता ने बात की तो बेंजी साधारण व्यवसाय के साथ लगातार आगे बढ़ता गया। मुर्गियां अंडे देना। अपने पिता के घर के पीछे के मैदान का एक हिस्सा में काले और भूरे और सफ़ेद पंख की तरकश चेकरबोर्ड जैसा दिखने लगा। लंबे समय से अब पहिया ट्रक के लिए अंडे बहुत हो चुके थे, और नियमित अंतराल पर बेंजी ने अपने पिता के घोड़े और गाड़ी को उधार लिया, और अंडे को न केवल शहर में बल्कि बाजार में भी ले जाया गया। हर समय बेंजी ने अपने चेहरे पर एक सरल हृदय वाले व्यक्ति की सरल मुस्कान पहनी थी, और हर समय पैसा धार्मिक रूप से उनके नाम पर बैंक में जाता था। आगे 11। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. They got his passbook from the bank, and at supper his father made a sort of speech, almost in the tone of a public address, in which he talked as if he had been a diligent man all his life, setting an example of thrift and industry, and that the passbook was Benji's natural reward for following it. He talked if he was talking to a child who still does not know one from two, and at last he gave Benji his passbook. "This is your money, Benji," he said. "Now you are 21. This is your money. Do you understand?" 21 वर्ष के थे तब उनके माता और पिता ने एक छोटे से समारोह की योजना बनाई और उन्हें पूरा किया। उन्होंने जब बैंक से अपनी पासबुक प्राप्त की और उनके पिता ने एक तरह का भाषण दिया, लगभग एक सार्वजनिक संबोधन के लहजे में, जिसमें उन्होंने बात की जैसे कि वह अपने पूरे जीवन में एक मेहनती व्यक्ति रहे हों। थ्रिफ्ट का उदाहरण स्थापित करना, उद्योग और यह कि पासबुक बेंजी का अनुसरण करने का स्वाभाविक प्रतिफल था। उसने बात की
जैसे वह एक बच्चे से बात कर रहा था जो अभी भी दो में से एक को नहीं जानता है। और आखिर में उसने बेंजी को पासबुक दी। यह आपका पैसा है बेंजी, उन्होंने कहा। अब आप 21 वर्ष के हो गए, यह आपका पैसा है, क्या आप समझते हैं? 12 है। Yes, Benji said, and he took the passbook. He opened it and looked at it and saw in it an amount of more than 230 pounds. Then he shut up the passbook and put out into his pocket. हाँ, बेंजी ने कहा, और उसने पासबुक ली। उन्होंने इसे खोला और इसे देखा और इसमें 230 पाउंड से अधिक की राशि देखी गई। फिर वह चुप हो गया, पासबुक और अपनी जेब में डाल ली। 13 है। बेंजीज मदर and father did not speak. A strange tremor of a peculiar emotion went through them both, a mixture of disappointment, fear, pride, and pain. The amount in Benji's passbook was more than they themselves and ever amassed from the earth in their lives. They did not hope and did not intend that Benji should give it back to them, but there was something about the silent, simple finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. They had expected something else, a word of thanks, perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save. It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them and to all they felt. Then they remembered why it was. It was because Benji was still simple. There were shades of feelings and conduct that were beyond his understanding. They were touched with pity for him and अंडरस्टूड। मतलब इस तरह की हिंदी है। बेंजी की माँ और पिता नहीं बोलते थे। एक अजीबो गरीब भावना का एक अजीब झटके उन दोनों के माध्यम से चल गया। निराशा, भय, गर्व और दर्द का मिश्रण। बेंजी की पासबुक में राशि थी जो कि वे स्वयं अपने जीवन में कभी भी धरती से उठा ले गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि और यह अंदाज़ा नहीं था कि बेंजी को उन्हें वापस दे देना चाहिए, लेकिन उनके पास अपनी जेब में पासबुक रखने की खामोशी, साधारण अंतिमता के बारे में कुछ था। शायद एक रियायत, एक इच्छा जो उन्हें उस पैसे को साझा करना चाहिए जिसे उन्होंने बचाने में मदद की थी। इसने उन्हें पल पल चोट पहुंचाई कि बेंजी को उनके प्रति पूरी तरह से उदासीन होना चाहिए और उन्हें यह सब महसूस करना चाहिए। तब उन्हें याद आया कि यह क्यों था। यह इसलिए था क्योंकि बेंजी अभी भी सरल था। भावना और आचरण के रंग थे जो उसकी समझ से परे थे। वे उसके लिए दया से छू गए और समझ गए। अब 14-15 कुछ का डायरेक्ट इंग्लिश पढ़कर हिंदी समझा देंगे। जैसे 14 है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी दे सैड। 15, आई एम गोइंग टू बाई अ पीस ऑफ लैंड बेंजी सैड। लैंड्स they said. What lands? Where? Mr. Whitmore wants to sell the 4-acre next to us, Benji said. But, Benji, they said, how did you know? How did you find out? Benji had a simple answer. I asked Mr. What? Or he said. Well, they said,
That is a very good idea. A wonderful good idea. You couldn't do anything better. पूरा कहते इस तरह के, आप पैसे के साथ क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ। बेंजी ने कहा, भूमि? उन्होंने कहा, क्या राशि है? कहाँ पर? श्री व्हिटमोर हमारे बगल में 4 एकड़ ज़मीन बेचना चाहते हैं। बेंजी ने कहा, लेकिन बेंजी, उन्होंने कहा, आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? बेंजी के पास एक सरल उत्तर था, मैंने मिस्टर वाहा नहीं से पूछा। अच्छा, उन्होंने कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है, एक अद्भुत विचार है। आप नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छा करो। 22 है। एज टाइम वेंट ऑन एंड बेंजी एक्वायर्ड द लैंड, हिज फादर एंड मदर नॉट ओनली लेफ्ट दैट it was a good idea, but they felt very proud of him. They had that kind of pride in him that parents have in a child that says its first word or take its first step. Benji, a simple-minded man, had taken his first step in normal adult things. It was wonderful too that he had taken the step without help, without force or prompting. All his life they had treated him as a child that will not grow up now. Suddenly he had grown up. Though they could scarcely realize it. बेंजी was a man of property. यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया और बेंजी ने ज़मीन हासिल की, उसके पिता और माँ को न केवल महसूस हुआ यह एक अच्छा विचार था कि, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत गर्व महसूस किया। उन्हें उस तरह का गर्व था जो माता पिता को एक बच्चे में होता है, जो अपना पहला शब्द कहता है और यह अपना पहला कदम रखता है। यह एक साधारण दिमाग के व्यक्ति बेंजी ने सामान्य वयस्क चीज़ों में अपना पहला कदम रखा था। यह भी आश्चर्यजनक था कि उसने बिना किसी बल या मुस्तैदी के बिना मदद के कदम उठाया था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने उसे एक बच्चे के रूप में माना था, वह बड़ा नहीं होगा, और जब अचानक वह बड़ा हो गया था, हालांकि वे इसे महसूस कर सकते थे, बेंजी संपत्ति का आदमी था। फिर कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे 23, 24। For the next 4 or 5 years, Benji went on a cruising more house for more hens, and then selling more eggs and making more money. He was still a simple man. He could not have made a pair of boots. He knew nothing about the stock markets, but he knew everything about a hen. His hens were still to him what the earth was to his parents, all he had and all he understood. There was only one difference between Benji's hens and his parents' land. The hens belonged to Benji. The lands had never belonged to his parents, who had rented it now for 40 years on a yearly tenancy from a man named Sanders. They had often spoken of buying the lands, but somehow the scheme never came to anything. It was easier for Benji's father to stand at the door and talk, or to talk in the pulpit and trust in God, than to make a business proposition. And now, at 65, they were too old to think of buying land, even if there had been any money for buying land। यानी कि
अगले 4 या 5 सालों के लिए बेंजी अधिक मुर्गियों के लिए अधिक घर बनाते चले गए और फिर अधिक अंडे बेचना और अधिक पैसे बनाना। वह अभी भी एक साधारण आदमी था। वह एक जोड़ी जूते नहीं बना सकता था। वह शेयर बाजारों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसे मुर्गी के बारे में सब कुछ पता था। उसकी मुर्गियाँ अभी भी उसके लिए थी कि उसके माता पिता के लिए पृथ्वी क्या थी। उसके पास सब कुछ था और वह सब समझ गया था। 24 बेंजी के मुर्गों और उनके माता पिता की भूमि में केवल एक अंतर था। मुर्गियाँ बेंजी के थे। जमीन कभी उसके माता पिता की नहीं थी। जिसने सैंडर्स नाम के एक आदमी से सालाना किराए पर 40 साल के लिए इसे किराए पर लिया था। उन्होंने कई बार ज़मीन खरीदने की बात कही थी, लेकिन किसी तरह यह योजना कभी पूरी नहीं हुई। बेंजी के पिता के लिए दरवाजे पर खड़े होकर बात करना या एक व्यावसायिक प्रस्तावना करने की तुलना में लुगदी और भावना पर भरोसा करना आसान था। और अब 65 साल की उम्र में वे बालक खरीदने के बारे में सोच रहे थे, भले ही ज़मीन खरीदने के लिए कोई पैसा हो। 25-26 है इस तरीक़ा से। एंड सडनली द हेड was for sale, their land, their earth, which was all they had. The town was spreading, the man named Sanders said, and everywhere people wanted land for building. Either he must sell the land for building or he must sell the land to them. They felt lost and distracted. They had lived in a vague, trusting life without system, with a simple-minded son to rear, with an infinite faith in good, but with little or no faith in fertilizers. As a result, they had nothing. Even the earth, which they had regarded as inviolate, was not theirs and was about to be taken away from them. यानी कि और अचानक भूमि बिक्री के लिए थी। उनकी भूमि, उनकी पृथ्वी जो उनके पास थी, शहर फैल रहा था, सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने कहा, और हर जगह लोग इमारत के लिए ज़मीन चाहते थे। या तो उसे भवन बनाने के लिए ज़मीन बेचनी होगी या उसे ज़मीन बेचनी होगी। वे खोए हुए और विचलित महसूस करते थे। उन्होंने व्यवस्था के लिए बिना जीवन पर भरोसा करते हुए एक अस्पष्ट जीवन जिया था। भगवान के प्रति असीम आस्था के साथ, लेकिन उर्वरकों में बहुत कम या कोई विश्वास नहीं है। परिणाम स्वरूप उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि पृथ्वी जिसे आपने आक्रामण माना था, यह उनकी नहीं थी और उनसे छीन ली जाने वाली थी। 27-28 कुछ है। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him now it was. I don't see no way of the getting of the money. Benji's father said, so we must get out at my children's, यानी कि माइकल मैंस, that's all. Don't worry, Sanders said. Don't surprise me. You can't see your way to do it, but I can tell you this. If you can't buy it, somebody not far away will. Who will buy it? Benji said. Benji, he said. गहराई से और दर्द से परेशान वे सैंडर नाम के व्यक्ति के पास गए और उसे बताया कि कैसे ये था।
मुझे पैसे मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, बेंजी के पिता ने कहा। इसलिए हमें बाहर माइकल मैन में बस इतना ही। तुम चिंता मत करो, सैंडर्स ने कहा। मुझे आश्चर्य नहीं कि आप अपना रास्ता नहीं देख सकते यह, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूँ कि आप अगर आप इसे नहीं खरीद सकते हैं तो कोई दूर नहीं होगा। इसे कौन खरीदेगा? लल्ली ने कहा। बेंजी, उन्होंने कहा। They went home feeling that this was the supremely important moment of their lives. It seemed like the moment of reward. If their faith had been shaken, it was now completely whole again. They saw that there could be joy and satisfaction and ultimate good even in the rising of a simple minded sun. We never knew, Benji. We never even suspected, they said. What are you going to do? 34. I am going to put up more incubator houses, Benji said. वे यह महसूस करते हुए घर चले गए कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनाम का क्षण हो। यदि उनका विश्वास डगमगा गया था तो वह अब पूरी तरह से फिर से था। उन्होंने देखा कि आनंद और संतुष्ट और परम हो सकता है। अच्छा है, एक साधारण दिमाग वाले बेटे की परवरिश में। हम कभी नहीं जानते थे कि बेंजी हमें कभी भी शक नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या किया तुमने यह? तुम क्या करने वाले हो? मैं और अधिक इंक्यूबेटर घर लगाने जा रहा हूँ, बेंजी ने कहा। 35. Again, as when they had given Benji the passbook, they didn't speak. They had expected something else without quite knowing what. A word, a small concession, perhaps an assurance that things would go on before, but there was nothing, only the same simply finality as when Benji had taken possession of the passbook. They were monumentarily pained. Then they knew again why it was. There are some things which are forgivable to a simple-minded man. Then the simple-minded, as they knew quite well, do not always understand. फिर जब उन्होंने बेंजी को पासबुक दी थी तब उन्होंने बात नहीं की थी कि उनके पास था, और कुछ समय की अपेक्षा के बिना, यह जानने के बिना कि क्या एक शब्द, एक छोटी सी रियायत, शायद एक आश्वासन है कि चीज़ें पहले की तरह चलेंगी। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल उसी सरलता के स्वरूप में। जब बेंजी ने पासबुक पर कब्जा कर लिया, वे क्षण भर के लिए तड़प उठे। तब वे जानते थे कि फिर से यह क्यों था। कुछ चीज़ें हैं जो एक सरल दिमाग वाले व्यक्ति के लिए क्षम्य है। सरल दिमाग वाले, जैसे कि वे अच्छी तरह से जानते थे, हमेशा समझने में नहीं आता। By this time, 36, by this time, Benji was almost 40, and it was only to them that he remained a simple-minded man. As his new hygienic chicken house began to cover first one strip of his father's former land and then another with the grey patches of hen dung eating their way into the brown tilled earth, he began to be the largest poultry farmer on that side of the town. In appearance, the head
changed to always big-limbed. He had now become rather fat. His eyes were still a simple blue, and soft fair hair still grew thickly on his face, but now set in fat flesh. The eyes seemed much smaller. They were no longer the eyes of a simple-minded man. They were the eyes of a man who, in a simple way, is quiet, cunning. हिंदी है। इस समय तक बेंजी लगभग 40 थे और यह केवल उनके लिए था कि वह एक बन रहे हैं सीधा साधा आदमी, जैसा कि उनके नए हाइजेनिक चिकन जो घरों ने अपने पिता की पूर्व भूमि की पहली पट्टी को कवर करना शुरू किया और फिर दूसरे ने मुर्गी गोबर के भूरे पैच के साथ भूरे रंग की पृथ्वी पर अपना रास्ता खाया। वह उस तरफ का सबसे बड़ा मुर्गी पालन करने लगा। शहर दिखने में वह भी बदल गया था। हमेशा बड़े अंग वाले वह अब मोटे नहीं हो गए थे। उसकी आंखें अभी एक साधारण नीले रंग की थी और नरम निष्पक्ष बाल अभी भी उसके चेहरे पर मोटे तौर पर उगते थे, लेकिन अब मोटे मांस में सेट किया गया था। आँख बहुत छोटी लग रही थी। वे अब एक सीधे साधे व्यक्ति की नज़र में नहीं थे। वे एक ऐसे व्यक्ति की आँखें थे जो सरल तरीके से काफ़ी चालाक है। 37 No one but Benji at this time knew how many hens and chicken he possessed. No one knew how many eggs that collective system lorries fetched from him every week. No one knew that amount of his progress only by the new chicken house covering his father's former land, by the fact that he now employed people to help him. हिंदी इस प्रकार है। इस समय कोई और नहीं बल्कि बेंजी जानता था कि उसके पास कितनी मुर्गियाँ और मुर्गियाँ हैं। कोई भी नहीं जानता था कि हर हफ्ते सामूहिक तंत्र लॉरी ने उसे कितने अंडे प्राप्त किए। उनकी पासबुक की राशि किसी को नहीं पता थी। अपने पिता की पूर्व भूमि को कवर करने वाले नए चिकन हाउस द्वारा केवल उनकी प्रगति का अनुमान लगाना संभव था और इस तथ्य से कि केवल उन्होंने अब लोगों को उनकी मदद करने के लिए नियुक्त किया गया। 38 है। One of these people was a girl named Florence. She had thick, heavy legs and loose lips and unreflective gray eyes that matched Benji's in their apparent simplicity. When Florence bent down to clean the chicken house, which were raised up off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stocking or the shadows of deep breast beneath her smock. In a little while, Benji was catching Florence about the waist in the warm, dark incubator house, and for the first time in his life he had some other interest besides hen. यानी कि इन लोगों में से एक फ्लोरेंस नाम की लड़की थी। उसके मोटे भारी पैर और ढीले थे होठ और अचूक भूरे आँखें जो बेनी की अपनी स्पष्ट सादगी से मेल खाती थी। जब फ्लोरेंस चिकन घरों को साफ करने के लिए नीचे झुका जो ज़मीन से ऊपर उठे हुए थे, तो बेंजी ने अपने भूरे रंग के मोजा के ऊपर नंगे मांस या उसके स्तनों के नीचे गहरे स्तनों को छाया देख सकती थी। कुछ ही समय में बेंजी गर्म और अंधेरे इनक्यूबेटर घरों में कमर के बारे में फ्लोरेंस को पकड़ रहा था और जीवन में पहली बार उसने
उसके पास मुर्गियों के अलावा कुछ और अन्य रुचि थी। It became clear to him that his father and mother did not like Florence, but this simple and undistinguished girl with ugly legs and a mouth that would not keep shut. But Benji did not need a distinguished, intelligent girl. Even if one would have looked at him, he needed a woman to help with the hens, and soon he was saying that he एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड। यानी कि उसे यह स्पष्ट हो गया कि उसके पिता और माँ फ्लोरेंस पसंद नहीं है। यह सरल है, बदसूरत पैरों और मुंह के साथ अनिच्छिक लड़की जो बंद नहीं रखेगी। लेकिन बेंजी को एक प्रतिष्ठित बुद्धिमान लड़की की आवश्यकता नहीं थी। भले ही कोई भी उसे देखता हो, उसे मुर्गियों की मदद करने के लिए एक महिला की ज़रूरत थी। और जल्द ही वह कह रही थी कि वह फ्लोरेंस शादी कर लेंगे। 41 कुछ पैराग्राफ इस प्रकार है। एज विद द पासबुक एंड द लैड, हिज फादर एंड मदर वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैरिड, aren't you all right as you are? Don't you want time to consider it? Where are you going to live? Here, Benji said. पासबुक और बालक के साथ उसके पिता और माता उसके लिए तैयार नहीं थे। शादी हुई, क्या तुम ठीक नहीं हो जैसे तुम हो? क्या आप इस पर विचार करने के लिए समय नहीं चाहते हैं? तुम रहने के लिए कहाँ जा रहे हो? यहाँ, बेंजी ने कहा। And that autumn, at the end of his 14th year, Benji moved into the house with Florence as his wife. We will want the front bedroom, Benji said. All their lives, his father and mother had slept in the front bedroom. Now they vacated it and moved into the back. This removal hurt them deeply, but because it was now Benji's house, because Benji asked it, they moved without protest, adding a little more to the long chronicle of sacrifice. Forgiving Benji, because the simple-minded cannot be expected to understand। यानी कि और वह शरद ऋतु अपने 40वें वर्ष के अंत में बेंजी अपनी पत्नी के रूप में फ्लोरेंस के साथ घर में चली गई। हमें सामने वाला बेडरूम चाहिए, बेंजी ने कहा। उनका सारा जीवन उनके पिता और माँ ने सामने के बेडरूम में सोया था। अब वे इसे खाली किया और वापस चला गया। इस निष्कासन ने उन्हें गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन क्योंकि यह अब बेंजी का घर था, क्योंकि बेंजी ने पूछा, वे बिना विरोध के चले गए। बलिदान के लंबे क्रॉनिकल में थोड़ा और जोड़कर बेंज की क्षमा कर दिया, क्योंकि सरल दिमाग समझने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 46 है। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वाज डिफरेंट। इट सीम्ड टू them that the girl was about to take Benji away from them. The air in the house became charged deeply with the antagonism. The house itself, invisibly but clearly divided. And then presently it became divided in actually. Up to that time, the four people had eaten together. Suddenly, Benji's mother did not like the way Florence scored the saucepans. I always score them with soda. Soda's always been good enough for me. Always will. हिंदी है। लेकिन लड़की की समस्या अलग थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की थी बेंजी को उनसे दूर ले जाने के लिए। घर में हवा प्रति पक्षी के साथ गहराई से चार्ज हो गई। घड़ी अदृश्य रूप से लेकिन स्पष्ट रूप से विभाजित है, और फिर वर्तमान में यह वास्तविकता में विभाजित हो गया।
उस समय तक 4 लोग एक साथ भोजन कर चुके थे। अचानक बेंजी की माँ को यह पसंद नहीं आया कि फ्लोरेंस ने सॉसपेंस को डरा दिया। मैं हमेशा उन्हें सोडा से नहलाती हूँ। सोडा हमेशा मेरे लिए काफ़ी अच्छा है रहा और हमेशा रहेगा। When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution that settles it. He said, "Now you eat in the kitchen and we will eat in the other room." जब बेंजी ने झगड़े के बारे में सुना तो उसके पास एक बहुत ही सरल उपाय था। वह उसे सुलझाता रहा। वह कहता हुआ, अब तुम रसोई में खाना खाते हो और हम दूसरे के कमरे में भोजन करेंगे। 48 and throughout the writer Benji and his wife lived in one part of the house and his father and mother in the other. To the old people the days of begin now to seem very long, and as they looked out in the land they could see the region where there had once been brown bare earth, rows of winter beans, patches of wheat. There were now only Benji's chicken houses, them the plough, the mare, the cart, and their few tools stood about in the yard. But now it was truer than ever that without the earth they were useless। यानी कि और उस पूरे सर्दियों में बेंजी उसकी पत्नी घर के एक हिस्से में रहते थे और उसकी दूसरे में पिता और माँ। पुराने लोगों के लिए अब दिन बहुत लंबे लगने लगे थे और जैसा कि वे इस कारण को देख सकते थे कि वे ज़मीन पर थे जहाँ कभी भूरी नंगी धरती थी। सर्दियों की फलियाँ, गेहूं के ढेर, वहाँ अब केवल बेंजी के मुर्गे के घर थे। पृथ्वी अभी भी थी लेकिन इसका उद्देश्य अब उन्हें चिंतित नहीं करता। हल, घोड़ी, गाड़ी और उनके कुछ उपकरण गली में खड़े थे, लेकिन अब यह पहले से कहीं अधिक कठिन था कि पृथ्वी के बिना वे बेकार थे। As the winter went on and the four people were more and more confined indoors, the division in the house became an enormous gap. The two women passed each other on the stairs with the glances of antagonism for speaking. When Benji's father walked out the preach on Sundays, he walked slowly and brokenly with the steps of an old man. Only Benji appeared not to be upset, preoccupied with his hands. It was as if the emotions of normal people never penetrated beyond his plump, hairy face and the eyes too that looked so harmless and simple still। हिंदी इस प्रकार है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई और 4 लोग अधिक से अधिक घर के अंदर रहने लगे, घर में विभाजन एक बहुत बड़ा अंतर बन गया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को विरोधाभास की झलकियाँ को साथ सीढ़ियों पर देखा, नहीं कुछ बोला। जब वे बेंजी के पिता रविवार के प्रचार करने के लिए बाहर निकले तो वह एक बूढ़े व्यक्ति के कदमों के साथ धीरे धीरे और टूट फूट कर चला, लेकिन बेंजी ने परेशान नहीं दिखे, अपने मुर्गों के साथ व्यस्त। यह ऐसा था कि जैसे सामान्य लोगों की भावनाएं उसके कोमल बालों और चेहरों से परे कभी नहीं घुसती थी और आंखें जो अभी भी इतनी हीन रहित और सरल दिखती थी। बट इन द एंड इट वाज बेंजी हु मेड द डिसीजन। Mom and Dad, he said, it would be lot better if you went somewhere else to live. Benji, they said. A lot better, he said. This is our house now. We want it. I bought the house and I want it now. Benji, I bought it and I want it. Benji said again, I want you to go. Benji,
We can't go, his mother said. We got nowhere to go. We got nowhere. You have got to go out, बेंजी shouted. लेकिन अंत में यह बेंजी था जिसने निर्णय लिया। मॉम एंड डैड, उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि आप कहीं और रहने के लिए चले गए। बेंजी, उन्होंने कहा। बहुत बेहतर, उन्होंने कहा, अब यह हमारा घर है, हम इसे चाहते हैं। मैंने घर खरीदा है और मुझे वह चाहिए अभी। बेंजी, मैंने इसे खरीदा और मुझे यह चाहिए। बेंजी ने फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। बेंजी, हम नहीं जा सकते, उसकी माँ ने कहा। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं मिला, तुम बाहर निकलो, बेंजी चिल्लाया। 58. As he shouted, they realized more fully than at any time in their lives that Benji was really not right in his head. His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger. They not only knew that Benji was simple-minded man who was not fully responsible for his actions, but for the first time, struck by this wild-eyed burst of anger, they were frightened of Benji too. जैसा कि उन्होंने कहा कि वे महसूस करते हैं उनके जीवन में किसी भी समय पूरी तरह से अधिक की बेंजी था। वास्तव में उसके सिर में सही नहीं है। उसकी सरल नीली आंखों को अचानक गुस्से की जंगली अभिव्यक्ति के साथ गोली मार दी गई थी। वे न केवल यह जानते थे कि बेंजी एक सरल दिमाग वाला व्यक्ति था जो अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं था, लेकिन पहली बार इस जंगली आंखों ने विस्फोट से मारा गया। गुस्से में वे बेंजी से भी डर गए। 59 है। ऑल राइट, दे सैड, वी विल फाइंड सम वे टू गो। It was little more than a week later when Benji drove his mother and father down into the town. He now had a small Ford van, and as he drove the van with his mother and father on the driving seat, he showed no sign of normal emotion. It was clear that he did not understand the meaning of affection, of bewilderment, or of despair. He felt and spoke and thought only in the simplest term, with the cruel simplicity of a child. 61 है। You will be better by yourselves in logging. He said you will be better by yourselves. ठीक है, उन्होंने कहा, हम जाने के लिए कोई रास्ता खोज लेंगे। यह एक हफ्ते से भी अधिक समय बाद था जब बेंजी ने अपने माता और पिता को नीचे गिरा दिया। शहर में अब उनके पास एक छोटी सी फोर्ड वैन थी और जब वे ड्राइविंग सीट पर अपनी माँ और इस पिता के साथ वैन चलाई तो उन्होंने सामान्य भावना का कोई संकेत नहीं दिया। यह स्पष्ट था कि वह स्नेह का अर्थ नहीं समझते थे, घबराहट के या निराशा के, लेकिन उन्होंने एक बच्चे की क्रूर सादगी के साथ ही सबसे सरल शब्दों में महसूस किया और बोला और सोचा, आप लॉज में खुद से बेहतर होंगे। उन्होंने कहा, आप अपने आप से बेहतर होंगे। 62. They didn't answer. They sat with faces made completely immobile by a kind of stupefied resignation, very near to grief. They listened silently, and because for 40 years they had believed Benji to be not right in his head, they made allowance for the last time. यानी कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। वे बहुत दुख के साथ एक तरह के मूर्खतापूर्ण इस्तीफे से पूरी तरह से स्थिर बने चेहरे के साथ बैठ गए। वे चुपचाप सुनते थे और क्योंकि 40 साल से वे मानते थे कि बेंजी उनके सिर में ठीक नहीं है, उन्होंने आखिरी बार भत्ते किए
Down in the town, the car stopped in the street filled entirely with house. Benji didn't get out the van. His father's and mother's belongings had already gone on now. They are lightened, empty-handed as they stood on the pavement. Benji spoke a few words to them, looked at them with a mood, simple-eyed, and then drove away. मतलब शहर में कार को पूरी तरह से घर से भरी एक गली में रोक दिया गया। बेंजी वैन से बाहर नहीं निकले। उनके पिता और माता के सामने पहले ही निकल चुका था। अब वे खाली हाथ हल्के हैं, जैसा कि वे फुटपाथ बेंजिया पार्क पर खड़े थे। उन्होंने कुछ शब्द सुनाई दिए। उन्होंने एक मूड सरल नज़र से देखा और फिर उन्हें छोड़ दिया। लास्ट स्टेंजा है, सॉरी कुछ और है। When the van had gone, they stood alone on the pavement, looking at the ground. They stood as if they alighted in a strange place, were not sure that themselves, and did not now what to do. जब वैन चली गई थी तो वे ज़मीन पर खड़े थे। वे ऐसे खड़े थे जैसे कि वे एक अजीब जगह पर पहुँचे थे, खुद पर यकीन नहीं कर रहे थे और पता नहीं क्या करना था। Once they had the earth, now it was not possible to tell from their downcast and silent faces whether they altogether realized that if too had gone, यानी कि एक बार उनके पास पृथ्वी थी जब उनके डाउन कास्ट से यह बताना संभव नहीं था, और चुप चेहरे चाहे वे पूरी तरह से महसूस किया कि यह भी चला गया था। मतलब इस तरह से उन्होंने यह कहानी को, जो बेंजी थे, इस तरह से महसूस किया कि जब उनके पास इतने सारे पैसे थे तो वे ज़मीन नहीं खरीदते थे बल्कि मुर्गियों के पालन पोषण करते थे। और इस समय भी जब इनकी इस तरह की स्थिति थी, जिस पृथ्वी पर वे खड़े थे, जिस जगह पर, तो वहाँ पर जो भी ज़मीन पर खड़े थे उसे ऐसा भी लग रहा था कि ये भी ज़मीन नहीं है, मैं किस तरह से बेकार हो चुका हूँ। वे इस तरीक़ा से बेंजी सोच रहे थे। तो इस तरह से कहानी एक दुखद घटना है जिससे हम इससे भी बहुत बड़ी चीज़ सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतने देर से रहने के लिए।